हेलो स्टूडेंट, ये आपके पद्य खंड के 4th चैप्टर जो है पर्वत प्रदेश में पावस, उसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। ये आप PDF में इसको पढ़ लें, इसका पाठ प्रवेश। ये आपकी जो चैप्टर है कवि पर्वत प्रदेश में पावस, इसके लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। क्योंकि सुमित्रा नंदन पंत जो है वो प्रकृति प्रेमी हैं और वो प्रकृति राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब पर्वत प्रदेश में पावस, यहाँ पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु। और इस कविता को, या हम ये बता दें कि इस पाठ को पढ़ने से पहले आप लोगों को शब्दार्थ पढ़ना है, कि जब तक आप शब्दार्थ लर्न नहीं करेंगे आपको पंक्तियाँ समझ में नहीं आएगी, चाहे वो पद्य खंड के कोई सा भी चैप्टर हो। ठीक है, तो हम इसकी फर्स्ट पंक्ति पढ़ते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, मतलब वर्षा ऋतु थी, और प्रदेश कौन सा था? पर्वत का। यहाँ पर्वत का वर्णन बताया गया है कि वर्षा ऋतु में वहाँ का माहौल कैसा रहता है, किस तरह से पल पल में वहाँ मौसम परिवर्तित होता है। पल पल परिवर्तन प्रकृति वेश, और वहाँ पर कुछ कुछ समय में भी प्रकृति में परिवर्तन आता है। कभी बारिश होती है, कभी बदल होते हैं, कभी झरनों की जो आवाज़ आती है वो जब देखने में बहुत ही सुहावने से प्रतीत होती है। किस तरह से पर्वत पे जो मौसम है वो कभी कभी बादल के रूप में छा रहे हैं, तो बारिश तेज हो रही, कभी धीमी हो रही है। ठीक है, तो यह है पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश था, और पल पल में वहाँ मौसम परिवर्तित हो रहा था। मेखलाकार, सेकंड पैराग्राफ देखो। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृक सुमन फाड़। मेखलाकार का मतलब होता है गोल आकृति का, करधनी की आकृति का। गोल आकार में पर्वत जो है वो अपार मतलब विशालता को लिए हुए हैं, अपने सहस्त्र दुम सुमन फाड़, और उस पर्वत के ऊपर सहस्त्र रूप में हजारों आँखें मतलब दृक सुमन मतलब फूल खिले हुए हैं। अपने सहस्त्र दृक सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में नीच महाकार। और वो अपनी मतलब पर्वत के ऊपर हजारों फूल खिले हुए हैं, जिसको सिर्फ आँखों की संज्ञा दी है कि पर्वत उन आँखों रूपी फूलों से अवलोक रहा है, बार बार अपने आप को बार बार देख रहा है। किसे? पर्वत के नीचे एक तालाब बना हुआ है या सागर है, जिसमें वो बार बार अपने आप को मतलब निहार रहा है, देख रहा है। नीचे जल में निज महाकार, अपने आकार को, बढ़ते विशाल आकार को देख रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला विशाल। ताल मतलब तालाब उसके चरणों में बहुत बड़ा विशाल रूप में फैला हुआ है, और वो किस रूप में है? दर्पण सा फैला विशाल, और बहुत विशाल रूप में फैला हुआ है, जिसको दर्पण मतलब कांच की संज्ञा दी गई है कि पर्वत के नीचे एक तालाब है, और उस तालाब को कांच बताया गया है, जिसमें पर्वत अपनी छवि को बार बार देख रहा है। गिरी का गौरव गा कर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर। गिरी मतलब पहाड़ का गौरव गान करके, मतलब यहाँ पहाड़ का गौरव मतलब उसकी विशेषताओं को बताकर, गाकर झरझर, झरने क्या कर रहे हैं? झरझर बह रहे हैं। मद में नस नस में उत्तेजित, अपने आप में मस्त होकर झरने बह रहे हैं। मोती की लड़ियों से सुंदर लग रहे हैं। वो झरने कैसे लग रहे हैं? मोती की लड़ियों से सुंदर लगते हैं। झरते हैं झाग भरे निर्जर, और झाग की तरह से वो जो अपने मस्त होते हुए पहाड़ का गौरव गान करते हुए झरने बह रहे हैं। झरते हैं झाग भरे निर्जर। ठीक है, अब देखिए। गिरिवर के ओर से उठ कर, पर्वत से, गिरिवर मतलब पर्वत के ऊपर से उठ कर उच्च आकांक्षाओं के तरुवर, तरुवर मतलब पेड़, पर्वत पे जो पेड़ खड़े हैं उनकी जो मन की इच्छा है वो बहुत ज़्यादा ऊंची है। हे झांक रहे नीरव नभ पर, और कहाँ झांक रहे हैं? पर्वत कितना ऊंचा होता है, और उस ऊंचाई पर भी जब पेड़ लगा हुआ है तो पेड़ किसको झांक रहा है? वो पेड़ आकाश को देख रहा है। हे झांक रहे नीरव नभ को, नभ मतलब आकाश को झांक रहा है। अनिमेष अटल कुछ चिंतामन मतलब एक टक कुछ चिंता से लगे हुए, और एक टक आकाश को देखे जा रहे हैं। हर व्यक्ति जब जितनी ऊंचाई पे होता है फिर भी उसको ऊंचा उठने की मन में इच्छा होती है, तो वो अपनी उच्च आकांक्षाओं के साथ पर्वत जो है वो, पर्वत पे खड़े जो वृक्ष हैं वो आकाश की तरह देखे जा रहे हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर। नेक्स्ट पैराग्राफ है। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़फड़ा अपार पारत के पर, मतलब यहाँ सिर्फ एक इस पर्वत का मानवीकरण किया गया है कि पर्वत को एक इंसान का रूप बताते हुए बताया गया कि उड़ गया अचानक लो भूधर, मतलब पृथ्वी से पहाड़ ऊपर उड़ गया है, और ऐसा लग रहा है कि पक्षी अपना पंख क्या कर रहा है? फैला रहा है। और वो कैसा दिखकर लग रहा है? जो पानी की जो बूंदें होती है, जब हवा चलती है तो उससे जो पानी की बूंदें ऐसे फैलती है और बदल होता है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पर्वत जो है वो उड़ रहा है। रव शेष रह गए हैं निर्जर, और जो पेड़ हैं या जो क्या है, सिर्फ निर्जर नीचे
रह गए हैं और तालाब वो नीचे रह गया है और बाकी पृथ्वी पे जो वो पर्वत है उड़ गया है। रव शेष रह गए हैं, निर्जर है टूट पड़ा भू पर अंबर। ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी पर जो है आकाश टूटकर गिर गया है। सिर्फ एक कल्पना की गई, काल्पनिक बताया गया है कि किस तरह से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहाँ पल पल में मौसम परिवर्तित हो रहा है और पानी की बूंदों से जब बदल हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ ये पेड़ जो होते हैं वो महान स्थिर रह गए हों और पर्वत उड़ रहा है पक्षी के रूप में। ठीक है, धस गए धरा में संबल साल। साल के जो वृक्ष हैं वो कहाँ धस गए हैं, धरती के अंदर धस गए हैं। उठा रहा धुआं और धुआं उठ रहा है, जल गया ताल और जो तालाब है वो नीचे जल गया है। वो वहाँ मौसम जो परिवर्तित होता है उसके बारे में वर्णन किया गया है। यूँ जलज यान में विचर और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यूँ जलज यान मतलब जल रूपी यान में विचर कर घूम घूम कर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। जो भगवान इंद्र जो हैं, इंद्र का बताया गया है उसको कि वो वहाँ घूम घूम के जैसे कि जादूगिरी दिखा रहे हों, पल पल में मौसम को परिवर्तित कर रहे हों, ऐसा वहाँ प्रतीत हो रहा है कि इंद्र जैसे अपना इंद्रजाल में बैठकर इंद्र या जलज यान में बैठकर वहाँ मौसम में जो परिवर्तन कर रहे हैं और वहाँ जो दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि इंद्र जो अपना जादूगरी दिखा रहे हैं। तो ये प्रकृति मतलब प्रकृति के बारे में बताया गया कि पर्वत पर मौसम किस तरह से परिवर्तित होता है और पर्वत जो है बहुत बड़ा विशाल और गोल आकृति में है, किस तरह उससे हजारों फूल खिले हुए हैं, उन फूल को आँखों के रूप में बताया गया है और तालाब जो नीचे है उस पर्वत के नीचे उसको दर्पण के रूप में बताया गया है। मतलब यहाँ पर्वत का मानवीकरण किया गया है और मौसम जो परिवर्तन हो रहा है तो ऐसा लगता है कि इंद्र जो है इंद्रजाल खेल रहा है। ठीक है, तो आप इन पंक्तियों को बहुत अच्छे से समझ लें, शब्दार्थ को पढ़ लें। ठीक है, ये आपका पर्वत प्रदेश में पावस सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा हुआ चैप्टर है। ओके, हैव अ नाइस डे।